हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानने से पहले हम लोग जो है एक टर्म जो बार बार पूछा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड। इनसाइड किसके अंदर? सेल के अंदर पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेनस सिस्टम तो बहुत सारे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लास्टिड में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स सब क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बाकी सब में क्या है कि मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में कुछ को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट के रूप में। वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इनको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दीज ऑर्गेनेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। इनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होती है वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से मिल करके बने होते हैं और एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पहला सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो नाम ही अपनी कहानी बताता है, ये हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ कई बार जो है कि बायोलॉजी में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर टर्म्स का मतलब समझ में आ गया तो आधी बात अपने आप समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो इसमें एक टर्म है एंडो, दूसरा है प्लाज्मिक, तीसरा है रेटिकुलम। एंडो का मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला एक नेटवर्क, उसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल की स्टडी किया था पोर्टर, क्लाउड एंड फुलन ने 1945 में। कब किया था? 1945 में पोर्टर, क्लाउड और फुलन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की यूकैरियोटिक सेल की, और उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला, उस स्टडी के फलस्वरूप हम लोगों को एक नया ऑर्गेनेल पता चला और उस ऑर्गेनेल का नाम पोर्टर और कॉलमैन ने 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा। तो 45 में शुरू हुआ और 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक नया सेल ऑर्गेनेल हम लोगों के पास आ गया। अब उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये क्या है? अगर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इतना अच्छे से पता है। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई? ये बाहर निकली और बाहर निकल करके एक जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये ल्यूमेन का फॉर्मेशन कर लिया। क्या होगा? ल्यूमेन बना दिया। तो ल्यूमेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया या फिर कुछ जो है सिस्टर्न्स बनाए। क्या बनाए? सिस्टर्न बनाए, फ्लैटेंड सैक बनाया। और इस फ्लैटेंड सैक, ये फ्लैटेंड सैक आगे जा करके ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो गया और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है? बीच में ल्यूमेन पाया जा रहा है। वो ल्यूमेन क्या है? एक्सटेंशन है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। तो ये ल्यूमेन का जो साइटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इस ल्यूमेन के बाहर का जो फ्लूइड है, दूसरा ल्यूमेन के अंदर कुछ भरा होगा, इस ल्यूमेन के अंदर कुछ होगा, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनर है। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनर का मतलब जो ल्यूमेन के बाहर, तो ल्यूमेन के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और फिर ल्यूमेन के अंदर का फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड में ये डिवाइड हो गया। अब अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब डिटेल्ड स्टडी की गई तो वहाँ पर दो तरह की सरफेस दिखाई दी। एक ऐसी सरफेस जो रफ थी और उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ सरफेस इसलिए पाई जा रही है क्योंकि उसके सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके सरफेस पर प्रेजेंट थे राइबोसोम्स। अब यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में एटीएस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम एटीएस टाइप के हैं जो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। तो जिस सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते थे उस सरफेस को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसी सरफेस जिस पर रफ नहीं है यानी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, स्मूथ सरफेस है, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाया जा रहा है राइबोसोम। तो राइबोसोम है एटीएस टाइप का, इसका मतलब इसमें दो सब यूनिट होगी, एक तो जो है 60S और प्लस 40S सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जो अटैच्ड पोर्शन होता है राइबोसोम का वो होता है 60S का। 60S अटैच होता है एक प्रोटीन से और उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। किससे अटैच होता है, राइबोफोरिन से अटैच होता है। राइबोफोरिन दो तरह का है, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। तो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड हेल्प करता है इस राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर जुड़ने से। तो अब राइबोसोम अटैच हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से। अब जरा हम लोग ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पर पाया जाता है। हम लोगों ने पहले अभी स्टडी किया है कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को। न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, सेंटर में। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो डीएनए बनाता है एमआरएनए, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए ही मैसेज को कन्वे करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो सिंपल सा है कि डीएनए के कम्युनिकेशन सेंटर की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ से जो है डीएनए ने मैसेज दिया एमआरएनए को, आरएनए इस ल्यूमेन से होकर के राइबोसोम तक पहुंचा और राइबोसोम के पास में आकर के इसने मैसेज को ट्रांसफर कर दिया और राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। अब प्रोटीन जब बना तो प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, बड जैसा निकल आता है। फिर ये बड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया कि जो प्रोटीन बनी है उस प्रोटीन को भर लिया गया। भरने के बाद फिर ये अलग हो जाती है। अलग होकर के यही जब फ्लैट हो जाती है, अलग होकर के क्या बनाएगी, वैक्यूल्स बना लेती है। तो वैक्यूल बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किससे बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यही वैक्यूल्स बाद में जाकर के फ्लैट हो जाता है, सिस्टर्न्स जो है जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो उस सिस्टर्नी को हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का काम पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का होता है कि मटेरियल जो बना है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। उसमें ये वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैक्यूल बने कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में ही आउटग्रोथ निकल आई, सरफेस में थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई और उसमें पैक कर लिया गया, भर लिया गया और फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ से एक जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्यों जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स
राइबोसोम और लाइसोसोम्स को एक साथ पढ़ते हैं। इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों कहा जा रहा है? तो ये जो बना होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब्यूल्स का ना बन करके ये बना होता है सिस्टर्नी का। किससे बना होता है? सिस्टर्नी का बना होता है, और इसका काम होता है सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द प्रोटीन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन बनता हो। प्रोटीन का मतलब एंजाइम्स बनते हों या फिर हार्मोन्स बनता हो। ऐसी सेल जिनमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जाता है। वैसे अगर हम लोग सेल को देखें तो लगभग 2/3, 2/3 हिस्सा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, 1/3 होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसी सेल जिसमें प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है, कौन सा? लीवर की सेल हो गई, पैंक्रियाज हो गया, जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस कर लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम अटैच होता है राइबोफोरिन से। राइबोफोरिन दो तरह का होता है, एक राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। अब इसका जो दूसरा भाई, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली बना होता है ट्यूब्यूल्स का। देखिए यहाँ पर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्न का बना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स का बना है। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग नहीं है, ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स शुरू हुई, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांजिशनल ER कहा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। किसका बना होता है? ट्यूब्यूल्स का बना होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है ये है लिपिड की सिंथेसिस का काम होता है। किसका काम होता है? लिपिड का। लिपिड के साथ साथ ये बनाता है स्टेरॉइडल हार्मोन्स, मतलब लिपिड कंटेनिंग स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं उनको बनाता है। अब यहाँ पर देखो, लिपिड बना, प्रोटीन बना, और हम लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। इसका मतलब कि राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, तो लिपिड और प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बना रहा है, इसके अलावा क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन बनाता है। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और उसका स्टोरेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है गोल्गी बॉडी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? एक सेल ऑर्गेनेल, गोल्गी बॉडी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बना है ये भी क्या बनाएगा? वेसाइकिल, गोल्गी बॉडी से ही बनता है। लाइसोसोम्स, इसका मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे ऑर्गन, सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखें तो ये लिपिड बना रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसाइज करता है, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।